हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 IA के बारे में। ये जो सेक्शन है ये डील करता है TDS डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप TDS की डिडक्शन करें और उसको जो है टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रोविज़न को देखेंगे दोस्तों। वो प्रोविज़न क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि किस रेट से आपको TDS डिडक्ट करना है और क्या वैल्यू है, वो क्या लिमिट है जहाँ पर आपको कोई TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही केसेस में क्या है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो सेलर है आपका वो रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो उन दोनों के हिसाब से ही जो रेट दिया होता है और जो वैल्यू दी होती है वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर कवर की जाएगी। क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो कि यहाँ पर एक्सक्लूड की जाएगी जहाँ पर आपको कोई भी TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि क्या वैल्यू कंसिडर की जाएगी जब आपको जो है TDS की डिडक्शन करनी है। तो एक वैल्यू है वो आपको अराइव करनी पड़ेगी और उसके ऊपर ही आपको जो है TDS डिडक्ट करना है। फाइनली टैन नंबर की आपको ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर अगर आप TDS डिडक्ट करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसको आपके पास टैन नंबर होना ज़रूरी है। तो क्या इस सिचुएशन में भी आपको टैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, टैन नंबर लेना पड़ेगा TDS को डिडक्ट करने से पहले। और हम देखेंगे इसके अंदर जब आप टैन नंबर ले लेते हैं तो उसके बाद आप जो TDS डिपॉजिट करेंगे उसको डिडक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा TDS को डिपॉजिट करने के लिए। और फाइनली आपको इसके लिए एक फॉर्म 26Q भी जो है वो फाइल करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल जाएंगी और उसके थ्रू आप अपना TDS जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी ही चीज़ों को हम देख लेते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने जो सेलर है उसको डिवाइड कर दिया है रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया के हिसाब से। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि जो सेलर है वो रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एक ऐसे सेलर से जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है तो उस केस में आपको 1% TDS डिडक्ट कर लेना है। और ये जो TDS आप डिडक्ट करेंगे तभी डिडक्ट करेंगे जब आपकी जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो। तो देखिए, अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है, जो आप पेमेंट करेंगे वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं है, तो फिर उस केस में जो TDS है वो डिडक्ट आपको नहीं करना है। अगर वहीं मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूं, अगर सेलर जो है वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में जो रेट है वो 20% लग जाएगा, प्लस इसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस और ऐड हो जाएगा। बट यहाँ देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% डिडक्ट कर देना है। इवन आपकी जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से कम हो। तो यहाँ आपकी वैल्यू 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो यहाँ पर वैल्यू आपको देखनी ही नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन से आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको 20% TDS डिडक्ट कर देना है। तो ये तो बात हुई आपको कितना रेट ऑफ TDS से जो है वो चार्ज करना है, और उसके बाद आपको वैल्यू का ध्यान रखना है। तो वो रेजिडेंट ऑन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इंडिया अगर आपका सेलर है तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब आपकी यहाँ पे किस तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हर काइंड की प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लिया गया है, चाहे वो कोई प्लॉट हो, फ्लैट हो, बिल्डिंग हो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, या फिर फुली कंस्ट्रक्टेड हो। और वो बिल्डिंग का नेचर हो सकता है जैसे कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हर तरीके की प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे तो आपको TDS डिडक्ट करना है। वो वैल्यू जो है 50 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो कहने का मतलब, अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड को परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, वहाँ पर आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। तो एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे तो आपको TDS डिडक्ट करना है। अब देख लेते हैं दोस्तों, आपको TDS जो डिडक्ट करना है उसके लिए अमाउंट क्या कंसिडर करनी है, किस अमाउंट पे आप TDS डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, आपको जो अमाउंट लेनी है वो GST की अमाउंट छोड़कर जो है अमाउंट लेनी है। सपोज करें यहाँ पर आपने फ्लैट परचेज़ किया, वो 60 लाख रुपए का परचेज़ किया और उसके ऊपर जो है 5% का GST लगेगा 3 लाख रुपए। तो आपने जो टोटल पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 63 लाख रुपीज़ की, क्योंकि 60 लाख रुपए का आपका फ्लैट था, 5% GST लगा 3 लाख रुपए, तो आपको टोटल जो फ्लैट पड़ा वो 63 लाख रुपए का पड़ा। इतनी पेमेंट आपको करनी है। बट देखिए, जो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा वो 63 लाख रुपये के ऊपर डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो केवल आपको 60 लाख रुपए के ऊपर करना पड़ेगा, बेसिक अमाउंट के ऊपर। क्योंकि TDS डिडक्ट करते वक्त जो है वो आप GST को इग्नोर कर देंगे, GST आप कंसिडर करके नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से आप 60,000 रुपये का TDS डिडक्ट कर लेंगे और जो सेलर है उसको 63 लाख रुपये में से 60,000 रुपये लेस करने के बाद जो 62,40,000 रुपये बचेगा वो आप पे कर देंगे।
तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक ये भी हमेशा डाउट बना रहता है कि होम लोन के केस में कैसे होगा, क्योंकि होम लोन के केस में क्या है, डायरेक्टली आप पेमेंट नहीं करते हैं सेलर को। वहाँ जो पेमेंट की जाती है आपके बिहाफ पे, जो पेमेंट की जाती है सेलर को, वो बैंक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैंक की किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है टीडीएस को डिडक्ट करने की। यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जब भी वो पेमेंट कर दी जाए, बैंक के द्वारा जब पेमेंट कर दी जाती है जो सेलर है, उस टाइम आपको जो है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि अगर आपको ईएमआई के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही पूरी पेमेंट हो जाती है बैंक के द्वारा सेलर को, वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है टीडीएस डिडक्ट करने की, क्योंकि फाइनली जो बैंक पेमेंट कर रहा है वो आपके बिहाफ पर ही पेमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो आपकी पॉकेट से ही जा रही है, बस वहाँ पर जो है बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। तो इस केस में भी जो टीडीएस है बायर को ही डिडक्ट करना है और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही डिडक्ट करना है, ईएमआई पे डिडक्ट नहीं करना है। तो इसको लेके भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि होम लोन के केस में कैसे टीडीएस की डिडक्शन होगी। तो देखिए, अब टैन नॉट रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, इनकम टैक्स के अंदर जो है टैन नंबर लेना ज़रूरी होता है, वो मैंडेटरी होता है। जब भी कोई टीडीएस की आप डिडक्शन करते हैं, उसको डिपॉजिट कराते हैं या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। बट देखिए, ये कहीं ना कहीं एक हार्डशिप मानी जाएगी किसी भी पर्सन के लिए। सपोज आप एक सैलरीड पर्सन हैं या छोटा मोटा कुछ काम करते हैं और आपके पास टैन नंबर नहीं है, तो क्या सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसके लिए आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा? तो इस हार्डशिप को रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक सबसेक्शन 3, जो हमारा सेक्शन 194(1) है, उसके साथ एक सबसेक्शन 3 जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया कि अब अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपके लिए जो पैन नंबर है लेना वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं पैन नंबर लेना तो आप ज़रूर ले सकते हैं, बट आपके ऊपर इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको टैन नंबर लेना जो है वो मैंडेटरी है। तो इस हार्डशिप को जो है सबसेक्शन 3 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और उसके द्वारा रिमूव किया गया, क्योंकि पहले क्या था, टैन नंबर लेना ज़रूरी था, बट वो एक प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज थी एसएससीज के लिए, तो उसको फिर बाद में रिमूव कर दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर टीडीएस की डिपॉजिट की रिलैक्सेशन भी दी गई है। जनरली क्या होता है कि अगर आप टैन नंबर लेके रखते हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी के अलावा, नॉर्मली आपको क्या होता है कि हर महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करवा देना है। सपोज अगर आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है किसी का, तो आपको 7 मई तक करवा देना होता है। अगर मई में काटा है तो 7 जून तक करवा देना है। तो इस तरीके से ये डेट चलती है। बट इस केस में जो टाइम दिया गया है डिपॉजिट करने का, वो दिया गया है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो जिस महीने में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है पेमेंट करते हुए सेलर को, तो उस महीने के अगले मंथ में आपको 30 दिन दिए जाते हैं इसको डिपॉजिट करने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ समझाया है। सपोज आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया था वो आपने अप्रैल के महीने में टीडीएस डिडक्ट किया था, तो अब देखिए आप इसको अगले महीने की 30 तारीख तक करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगले महीने आप 30 मई तक टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हैं। नॉर्मली ये जो दिन दिया जाता है, ये 7 दिन दिए जाते हैं दूसरे केसेस में। बस इस केसेस में आपको जिस महीने में आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगले महीने 30 दिन आपको दिए जाते हैं। यहीं अगर आप सपोज करें आपने ये मई में टीडीएस डिडक्ट किया होता, तो आप अगले महीने 30 जून तक डिपॉजिट करवा सकते थे। तो फाइनली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला भी। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या बताया है, जितनी भी डिटेल्स होती हैं आपकी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें आपका पैन नंबर लगता है, जो सेलर है उसका पैन नंबर लगेगा, दोनों की जो कम्युनिकेशन एड्रेस जाएंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल जाएगी, एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सारी ही डिटेल दोस्तों आपको फर्निश करनी होती हैं फॉर्म 26 QB के अंदर। तो ये जो फॉर्म 26 QB है, ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है और इसी के थ्रू आप जो है पेमेंट अपने टीडीएस की करते हैं। तो इसके ऊपर भी देखिए, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप ये जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ये तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि प्रोविज़न क्या है, और आपको एक्चुअली में जब ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो उस टाइम आपको ये डिपॉजिट करवाना होगा। तो आप फॉर्म 26 QB भी आपको फाइल करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप जो है इसको डिपॉजिट करवाएंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ही मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो का लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर जो है टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, टीडीएस पेमेंट कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल थ्रू बैंक। देखिए, जब फॉर्म 26 QB आप फाइल करते हैं, तो जब वहाँ आप पेमेंट के पेज पर जाते हैं, तो वहाँ आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि जो बायर है वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है या फिर जो है इसको बैंक के थ्रू जो है डिपॉजिट करवाना चाहता है। तो वो दोनों ही ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का मेथड चूज़ कर लेते हैं तो इमीडिएटली वहाँ से आपकी पेमेंट चली जाएगी, नेट बैंकिंग से आपकी पेमेंट हो जाएगी, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्म 26 QB है, आपको इसका प्रिंट आउट लेके रख लेना है और फिर बैंक में चले जाना है अपने, और वहाँ जाकर आप इसको जो है काउंटर पर जमा करवा सकते हैं। और फाइनली मैंने आपको बताया है
जब आप TDS को डिपॉजिट करवा देंगे तो उसके बाद आपको दोस्तों जो सेलर है उसको फॉर्म 16B भी इशू करना होता है। और वो जो फॉर्म 16B होता है ये ऐसे ही होता है जैसे सैलरी केस में फॉर्म 16A मिलता है, या नॉन सैलरी केस में 16A और 16B मिलता है, 16A मिलता है सॉरी। तो इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, आपको यहाँ पर भी फॉर्म 16B जो है सेलर को इशू कर देना होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था सेक्शन 194IA को लेकर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.